प्रचोदया। मानवीय काया की चेतन सत्ता का वैज्ञानिक विवेचन अर्थात वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। पिंड रूप में समष्टि चेतना सत्ता की एक घटक मानवीय काया के स्थूल दृश्यमान रूप को सभी जानते हैं। बहुरंगी बहुमुखी क्रियाकलाप नजर आने के कारण उसकी महत्ता भी सबको समझ में आती है। यही कारण है कि किसी अंग अवयव के व्याधिग्रस्त होने पर लोग दौड़ धूप करते व भांति भांति के उपचारों में लगे देखे जाते हैं। आत्मिकी का सारा ढांचा इस स्थूल दृश्यमान काय कलेवर पर नहीं अपितु सूक्ष्म रूप से क्रियाशील चेतना की विभिन्न परतों पर अवलंबित है। उन्हीं से वे निर्मित है। वे प्रत्यक्ष नज़र तो नहीं आती पर स्फुट रूप से अपनी गतिविधियों की एक झलक झांकी स्थूल काया के माध्यम से ही दर्शाती रहती है। अस्तु आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अथवा ब्राह्मी चेतना से संपर्क स्थापित कर उस विराट की खोज हेतु उत्सुक जिज्ञासुओं के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि उस सूक्ष्म चेतन सत्ता की संरचना विलक्षणता एवं क्रियाकलापों को भली भांति समझे। आत्मसत्ता की प्रयोगशाला में कार्यरत योग साधकों को इन संकेतों के माध्यम से समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे स्वयं पर प्रयोग कर इसे प्रत्यक्ष कर दिखाते हैं। प्रदर्शन से अधिक महत्वपूर्ण है अनुभूति। जो इन सूक्ष्म चेतन परतों को एक एक कर अनावृत करते हैं वे क्रमशः उसी अनुपात में लाभान्वित होते विराट सत्ता से तादात्म्य स्थापित करते देखे जा सकते हैं। जिन 5 सूक्ष्म चेतन परतों की चर्चा की जा चुकी है वे इस प्रकार हैं। हार्मोन्स एवं एंजाइम्स के रूप में क्रियाशील अन्नमय कोश। दूसरा जय विद्युत के रूप में क्रियाशील प्राणमय कोश। तीसरा मनोमय कोश जो स्नायु रसस्रावों अर्थात न्यूरो ह्यूमरल सिक्रेशन के रूप में सक्रिय। चतुर्थ विज्ञानमय कोश एवं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तथा कार्टिकल न्यूक्लाई के रूप में विद्यमान आनंदमय कोश। पंचकोशों के संदर्भ में स्थूल दृष्टि से कार्य कर रहे अपनी उपस्थिति का बोध कराते जिन एनाटॉमिकल संरचनाओं की चर्चा की गई वे उसी स्थान पर गतिशील हों यह बात नहीं। इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इत्यादि के माध्यम से पिन पॉइंट भी नहीं किया जा सकता। मात्र इनकी परिणतियों स्थूल प्रतिक्रियाओं से जागरण की फलश्रुति को जाना समझा जा सकता है। यों 75,000 अरब जीव कोशों के समुच्चय से बनी मानवीय काया में अनेक स्वतंत्र शक्तियाँ क्रियाशील रहती है। न्यूक्लीय अम्लों जीन्स एवं क्रोमोसोम के रूप में कार्यरत प्रजनन एवं आनुवांशिकी सृजनात्मक शक्ति उन्हीं में से एक है। जैव विद्युत एवं जैव चुंबकत्व से ही जुड़ा हुआ है एक और शक्तिपुंज जीवनी शक्ति के रूप में। प्रतिरोधी संस्थान के रूप में विद्यमान यह संरचना शरीर की प्रतिकूलताओं से जूझने की सामर्थ्य प्राण शक्ति का एक संबल है। ये सभी ऐसे हैं जिन्हें स्थूल रूप से रक्त में स्नायु रसस्रावों में टिश्यू हिस्टोलॉजी एवं इलेक्ट्रोमीटर इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ मैग्नेटोग्राफ रेडियो इम्यूनोएसे इत्यादि माध्यमों से जांचा मापा जा सकता है। यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि ये मात्र सूक्ष्म की स्थूल में दृश्यमान प्रतिक्रियाएं हैं। अमुक व्यक्ति में उपयुक्त शक्ति पुंजों का होना
यह परिमाणित नहीं करता कि वह उच्च स्तरीय साधक है, परंतु उनके परिमाण प्रखरता सामुच्य में अभिवृद्धि यह संकेत देती है कि स्थूल आध्यात्मिक काय संरचना में क्रमशः जागृति आ रही है व इनके परिणाम स्वरूप चमत्कारी फलश्रुतियाँ प्रकट होने की संभावना है। कुंडलिनी जागरण, षटचक्र भेदन, योगत्रयी, पंचकोश जागरण, सूक्ष्मीकरण इत्यादि सभी साधनाओं में अनेक दृष्टियों से सामने हैं। इन सभी में स्थूल चेतना को सूक्ष्म बनाया एवं ध्यान योग के माध्यम से उसका सुनियोजन किया जाता है। माध्यम कुछ भी हो, लक्ष्य एक ही है, अंतः की प्रसुप्त सामर्थ्य का उभार, जागरण, उन्नयन। यह कैसे संभव हो पाता है, इसे सूक्ष्म संरचना के परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। यह विवरण गुह्य है, रहस्यमय है एवं रोचक भी। विशेषकर इस क्षेत्र में प्रवेश कर उत्कर्ष के मार्ग पर बढ़ने की इच्छा रखने वालों के लिए जानने समझने योग्य है। स्थूल सत्ता पर सूक्ष्म के नियंत्रण का प्रमाण अंतःस्रावी ग्रंथियों, हार्मोन्स के अदृश्य क्रियाकलापों को माना जा सकता है। जीव विज्ञानी तो उनके रोगपरक असामान्य पैथोलॉजिकल पक्ष को ही अधिक जानते व ऊहापोह करते दिखाई देते हैं, परंतु शरीर का यह रसायन शास्त्र और भी विलक्षण है एवं चेतना के स्तर को सामान्य से असामान्य की ओर ऊंचा उठाकर ले जाने वाली विद्या है। जब से भ्रूण का गर्भाशय में विकसित होना आरंभ होता है, तब से ही ये हार्मोन्स गतिशील हो जाते हैं। यहाँ तक कि गर्भाशय में शुक्राणु के निषेचन एवं स्थापन के लिए आवश्यक विद्युत, रासायनिक एवं संरचनात्मक कार्यवाही भी माता के हार्मोन्स द्वारा संचालित होती है। आनुवंशिकता के माध्यम से संस्कारों के हस्तांतरण आदि की प्रक्रिया इसी समय संपन्न होती है। शरीर, मन, व्यक्तित्व, स्वभाव आदि का निर्धारण यही होता है। जब सभी अंग अवयवों रूपी वैभव से अभिपूरित जीव सत्ता अपना भ्रूण काल पूरा कर कणों, प्रतिकणों एवं अयन मंडल से लिपटी बहिरंग दुनिया में प्रवेश करती है, तो नवीन परिवर्तनों व प्रतिकूलताओं से निपटने में यही सूक्ष्म रसस्राव अपनी भूमिका निभाते हैं। शरीर की आकृति और अंगों का विकास इत्यादि तो इन पर निर्भर है ही, प्रकृति, रुझान एवं चिंतन क्रियाकलापों की डोर भी इन सूक्ष्म रक्तस्रावों के मजबूत हाथों में ही है। पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल्स एवं गेनोड्स नाम के ये 7 ग्रंथि समूह काया के शिखर स्थल से पेड़ू तक ऊपरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक विद्यमान होते हैं एवं शरीर के सभी जैव रासायनिक क्रियाकलापों पर अपना कठोर नियंत्रण रखते हैं। यौन विकास, दृष्टिकोण का परिष्कार, पुंसकत्व एवं कामेच्छा पर नियंत्रण इन ग्रंथि समूहों के आधार पर ही बन पड़ता है। स्थूल स्तर की आहार विहार की एवं बंद मुद्रा आसन जैसी सूक्ष्म काय संस्थान को प्रभावित करने वाली साधनाएं हार्मोन्स को सीधे प्रभावित कर उच्च स्तरीय साधना हेतु अभीष्ट सक्षमता प्रदान करती है। बहिरंग की दृष्टि से कितना ही सुंदर, आकर्षक कोई क्यों न हो, जब तक उसके अंतरंग में सक्रिय रक्त में घुले हार्मोन्स का स्तर नहीं बदल जाता, वह भावनात्मक एवं आत्मिक दृष्टि से अपरिपक्व ही रहेगा। शारीरिक अंगों की असामान्यता जो होगी वह अलग से विद्यमान रहेगी। एस्ट्रोकेमिस्ट्री एवं कॉस्मोबायोलॉजी के विद्वानों ने ब्राह्म चेतना का वेष्टि चेतना से संबंध इन ग्रंथि समूहों के माध्यम से होना बताया है। वे सूर्य की पीनियल से, चंद्र की पिट्यूटरी से, मंगल की पैराथायराइड से, बुध की थायराइड से, बृहस्पति की एड्रिनल से तथा शुक्र की गेनोड से संगति बैठाते हैं। यह कहाँ तक सही है कहना कठिन है, किंतु यह स्पष्ट है कि
व्यष्टि सत्ता समष्टिगत चेतना से निश्चित ही प्रभावित होती है एवं अपने सामर्थ्य का बहुत सा अंश साधना उपादानों के माध्यम से इस अविज्ञात शक्ति समुच्चय से खींचती है। जैव विद्युत एवं प्राण संस्थान, जिसे थियोसॉफी में इथरिक डबल नाम दिया गया है, परस्पर गुथे हुए हैं। हर जीव कोश, उत्तक एवं अंग अवयव विद्युत शक्ति से अभिपूरित है। बाह्य जगत में फोटोन कणों की प्रकाश गति से चलने वाले कणों के रूप में परिकल्पना को अब प्रमाणित किया जा चुका है। ऐसे ही प्रकाश अणुओं के आयंस जीव कोशों में होते हैं। शरीर संस्थान की छोटी से छोटी इकाई न्यूक्लिय अम्लों से बने जीन्स हैं। ये भी विद्युत आवेश से भरे होते हैं। सोडियम पंप के माध्यम से जीव कोशों का धन ऋण आवेश बदलता व क्रमशः विद्युत संचार होता चला जाता है। एडीपी, एटीपी सिस्टम एवं साइक्लिक एएमपी आदि ऐसी ही सूक्ष्म स्तर पर क्रियाएं विद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं जो शरीर के अंग प्रत्यंग में हो रही विभिन्न गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। जैव विद्युत का उपापचय इलेक्ट्रिकल मेटाबॉलिज्म किस प्रकार होता है, इसकी एक झलक आज से 20 वर्ष पूर्व डॉक्टर फ्रेड वेल्स द्वारा किए गए अध्ययन में दिखाई देती है। इस विश्लेषण के अनुसार हर जीवधारी वायुमंडल से ऋण विद्युत आयंस श्वास द्वारा अंदर खींचता है। ये आयंस सारे शरीर को विद्युतमय बना देते हैं। त्वचा के माध्यम से ये फिर सारे वातावरण में फैल जाते हैं। यह एक प्रकार का विद्युत चक्र है। ऋण विद्युत फेफड़ों द्वारा अवशोषित की जाती है एवं त्वचा द्वारा निष्कासित कर दी जाती है। आधुनिकतम उपकरणों ने अब इस जानकारी को और विशद बना दिया है। पीजो, पायरो एवं मेटाबॉलिक विद्युत के माध्यम से मनुष्य जैव विद्युत का एक पुंज जीते जागते बिजली घर के रूप में देखा जा सकता है। शरीर के अनेक ऊतक ऐसे विशिष्ट क्रिस्टल्स के रूप में कार्य करते देखे जा सकते हैं जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ट्रांसयूजर्स की भूमिका मानी जाती है। यह भी पाया गया है कि शरीर के हर कार्बनिक अणु में विद्युत संधारण की क्षमता होती है। प्राण संस्थान की इस विशेषता को अपवाद रूप में किसी व्यक्ति में अनायास ही जागृत होती देखा जा सकता है, किंतु साधना प्रक्रिया द्वारा शरीर स्थित प्राण प्रवाह को जागृत एवं प्रचंड बना सकना संभव है। यह विद्युत ऊर्जा सामान्यतः चमक, ताजगी, उत्साह एवं स्फूर्ति के रूप में क्रियाशील देखी जा सकती है। प्रतिरोधी सामर्थ्य का मूल आधार यही जीवनी शक्ति है एवं सोहम की हंस योग साधना इत्यादि द्वारा इस सामर्थ्य में अभिवृद्धि की जा सकती है। साधक के रोम रोम से इसे फूटते देखा जा सकता है। वाणी के माध्यम से यही जैव विद्युत सक्रिय होती एवं व्यक्ति तथा वातावरण को प्रभावित करती है। जैव चुंबकत्व एवं जैव विद्युत में अंतर इतना ही है कि दोनों भिन्न भिन्न अवस्थाओं में क्रियाशील शरीर की शक्तियां हैं, जिनमें शरीर संचालन के अतिरिक्त बहिरंग और वातावरण को प्रभावित करने की सामर्थ्य होती है। प्रभामंडल, आरा, साइकिक हीलिंग, प्राण प्रहार, पासिंग, गेसिंग, हिप्नोटिज्म तथा शक्तिपात जैव चुंबकत्व से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें योगीजनों द्वारा संपन्न करते देखा जाता है। हृदय के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसे मैग्नेटोकार्डियोग्राम द्वारा वैज्ञानिकों ने नापा व इसे लगभग 12.5 गुने 25 सेंटीमीटर टेस्ला इकाई के समकक्ष पाया है। एक स्क्विड नामक यंत्र के माध्यम से हर पल प्राण प्रवाह द्वारा बदलती चुंबकीय धारा एवं क्षेत्र को अति सूक्ष्म मात्रा तक नापा जा सकता है। अब इसी यंत्र से
मानवीय काया के डायपोल मैग्नेट सुषुम्ना के दोनों ध्रुवों सहस्रार, ब्रह्मरंध्र एवं मूलाधार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र को भी मापा जा सकना संभव हो सका है। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दो ध्रुवों की तरह अवशोषण की एवं दक्षिणी ध्रुव निष्कासन की भूमिका निभाता है। अब NEG के द्वारा यह भी देखा जा सकता है कि DC पोटेंशियल्स के कारण कितना चुंबकत्व शिखा स्थान के आसपास एवं मूलाधार केंद्र के आसपास विद्यमान है। जैव चुंबकत्व ध्यान योग के विभिन्न उत्पादनों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है एवं यही मनोमय कोश की जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति तक पहुँचे साधक भाव योग की उच्च कक्षा में प्रवेश करते हैं, साथ ही अपनी सम्मोहक सामर्थ्य से अनन्यों को प्रभावित करते और अपनी शक्ति का अंश सुपात्रों को देते हैं। एकाग्रता संपादन द्वारा वे उन कार्यों को अल्पायु में ही कुशलतापूर्वक कर लेते हैं जो प्रतिभा, स्मरण शक्ति एवं संकल्प शक्ति से संबंधित है। स्नायु रसायन मस्तिष्क एवं सुषुम्ना के नाड़ी संस्थान में क्रियाशील वे रसस्राव हैं, ये सक्रिय होने पर इंद्रिय में सीमाबद्ध मानसिक चेतना को अतीन्द्रिय स्तर तक पहुंचा देते हैं। न्यूरो ह्यूमरल सिक्रेशन नाम से जाने जाने वाले ये रसस्राव वैज्ञानिकों द्वारा अभी अभी जाने पहचाने गए हैं, किंतु इनकी प्रतिक्रियाओं का अतीन्द्रिय क्षमता के रूप में उभार शास्त्र वचनों एवं प्रतिपादनों में देखने को मिलता है। साधना का स्तर जैसे जैसे सूक्ष्म प्रखर होता जाता है, सीढ़ियाँ उतनी ही ऊंची साधक चढ़ता चला जाता है। विज्ञान में कोश जागरण की साधना ऐसी ही है जो इन रसस्रावों से संबंधित है। डोपामीन, एसेटिल कोलिन, गाबा, सेरोटोनिन, एड्रेनाफिन्स, एनकेफेनिन्स के रूप में विद्यमान ये स्नायु रसायन एकाग्रता, प्रसन्नता, भाव प्रवणता, आनंदानुभूति, जागृति, स्फूर्ति, स्मरण शक्ति, मेधा इत्यादि विशेषताओं से संबंधित है। ध्यान योग की उच्च स्तरीय साधनाएं सीधे इनके रसस्रावों को प्रभावित करती व साधक में उपयुक्त विशेषताओं को उभारती है। विभिन्न मुद्राएं बंद आहार विहार के नियमों व ध्यान योग की साधना में सहायक भूमिका निभाते हैं। अतीन्द्रिय सामर्थ्यों में विचार संप्रेषण, दूर श्रवण, दूरदर्शन, पदार्थ हस्तांतरण आदि अनेकों आती है, पर इनका सुनियोजित उपयोग अध्यात्म क्षेत्र के जो साधक करते हैं वे चमत्कारी प्रदर्शनों में स्वयं को उलझाते नहीं, वे इनको लौकिक प्रयोजनों में नष्ट भी नहीं करते। स्नायु कोशों की जागृति के फलस्वरूप जो भी प्रतिक्रियाएं होती है वे उनसे भली भांति अवगत होते हैं एवं इस उपलब्धि का प्रयोग लोकोपयोगी प्रयोजन हेतु ही होने देते हैं। चेतना के चतुर्थ आयाम की यह वह स्थिति है जिसमें विभूतियाँ अनायास ही हस्तगत हो जाती है। वैज्ञानिकों मनीषियों के आविष्कारों रचनाओं को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। चेतना का पांचवा व अंतिम महत्वपूर्ण आयाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एवं थैलेमिक कॉर्टिकल न्यूक्लियाई के रूप में विद्यमान मस्तिष्क के उद्रव केंद्र पर अवस्थित आनंदमय कोश। इसके विषय में पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, परंतु जैसे जैसे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ने प्रगति की है, मस्तिष्क के संस्थान के संबंध में जो चेतना बनाए रखने के लिए उत्तरदायी माना जाता है, जानकारी और बढ़ी है। प्रायोगिक रूप से इलेक्ट्रोडों के माध्यम से उत्तेजित कर एवं न्यूरो हिस्टोपैथोलॉजी के माध्यम से सुषुम्ना के ऊर्ध्व भाग में स्थित इस विद्युत स्फुलिंग के फुहारे के विषय में जितना भी कुछ पता चला है वह विलक्षण है। मस्तिष्क के विभिन्न कॉर्टिकल न्यूक्लियाई प्रसुप्त अचेतन को सचेतन एवं सुपर चेतन में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते उन्हें थैलेमिक प्रोजेक्शन के माध्यम से तंतुजाल से विनिर्मित
रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से उत्तेजन मिलता रहे। यह कार्य उच्च स्तरीय ध्यान साधना से संभव हो पाता है। निधिध्यासन, ध्यान धारणा, प्रत्याहार समाधि की अवस्था में ये केंद्र जागृत होते एवं सूक्ष्म माइजेन कणों एवं न्यूट्रिनो कणों के माध्यम से व्यष्टि चेतना का समष्टि चेतना से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। चेतना की सर्वोच्च स्थिति आनंदमय कोश के जागरण की स्थिति में आती है। मस्तिष्क नहीं, मन में संव्याप्त चेतना के उदर्वीकरण का यह सोपान जब पूरा हो जाता है, पंचकोशी साधना समग्र हुई मानी जाती है। यह सब कुछ जितने विज्ञान सम्मत ढंग से प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है, तथ्यतः प्रक्रिया उससे भी अधिक जटिल है। ब्रह्मरंध्र सहस्रार की स्थिति तक पहुँचने पर अयम आत्मा ब्रह्म सच्चिदानंदोहम कि जिस परिणति तक साधक पहुँच पाता है, उसका वर्णन शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने के